नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही क्रूशल दौर की बात करने वाले हैं। ये वो दौर है जब एक व्यक्ति की राजनीतिक रणनीति ने पूरे देश की नियति को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांधीवादी चरण की, खासतौर पर 1893 से 1919 के बीच। इस दौर में गांधी सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, एक रणनीतिकार के रूप में उभर रहे थे। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और एनालिटिकल सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि क्या 1919 तक गांधी एक मास लीडर यानी एक जननेता बन चुके थे, या फिर वो एक ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जो भारत की जमीन पर अपनी रणनीतियों के साथ प्रयोग कर रहे थे। ये सवाल हमें गांधी को सिर्फ एक महान व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में देखने के लिए मजबूर करता है, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? सबसे पहले हम गांधी को एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटर के तौर पर समझेंगे। फिर हम चलेंगे दक्षिण अफ्रीका, जो असल में उनकी एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी बनी। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में उनके शुरुआती प्रयोग कितने नपे तुले थे। फिर आएगा 1919 का वो दौर जिसे राष्ट्रवादी विच्छेद कहते हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, मेंस के उत्तर लिखने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, गांधी एक राजनीतिक प्रयोगकर्ता के रूप में। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये सीधे सीधे आपके GS1 मेंस के सिलेबस का एक कोर टॉपिक है। तो सवाल ये उठता है कि यूपीएससी के लिए ये विषय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, यूपीएससी का सिलेबस साफ तौर पर कहता है फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स। इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफीज और मास मोबिलाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स पर जोर दिया जाता है। यूपीएससी आपसे रटे रटाए फैक्ट्स नहीं पूछता, वो एवोल्यूशन, इम्पैक्ट, मेथड्स और लिमिटेशंस पर सवाल पूछता है। और यहीं पर ज्यादातर एस्पिरेंट्स एक आम गलती कर बैठते हैं। वो गांधी की जीवनी पर, उनकी पर्सनल लाइफ पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक रणनीति का जो विकास हुआ उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमें बस इसी गलती से बचना है। चलिए अब चलते हैं दक्षिण अफ्रीका। इसे गांधी के जीवन का एक अध्याय मत समझिए, नहीं, ये उनके लिए एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी थी, एक प्रयोगशाला। यही वो जगह थी जहां 1893 से 1914 के बीच सत्याग्रह जैसे धारदार राजनीतिक औजार गढ़े गए थे। ये वो भट्टी थी जहां गांधीवादी तरीकों का निर्माण भी हुआ और उनका परीक्षण भी। स्क्रीन पर देखिए, आपको दो अलग अलग अप्रोच साफ दिखेंगे। एक तरफ सत्याग्रह से पहले वाले गांधी, जो पिटिशंस और मेमोरियल्स के जरिए, मतलब संवैधानिक दायरे में रहकर बस एलीट लोगों को साथ लेकर अपनी बात रखते थे। और दूसरी तरफ सत्याग्रह के मेथड के साथ एक नए गांधी, जो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, मतलब अहिंसक सविनय अवज्ञा का रास्ता अपनाते थे। और सबसे बड़ी बात, वो मास मोबिलाइजेशन करते थे, जिसमें मजदूर और महिलाएं भी शामिल थीं। ये एक रेडिकल शिफ्ट था, रणनीति में जमीन आसमान का फर्क। तो ये सत्याग्रह असल में है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक नैतिक आदर्श और मॉरल हाई ग्राउंड मत समझिएगा। यूपीएससी के नजरिए से ये एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार। इसका मतलब है ट्रूथ फोर्स, यानी सत्य बल का इस्तेमाल करना। कैसे? अहिंसक सविनय प्रतिरोध के जरिए, मतलब सच के लिए डटे रहना, भले ही उसके लिए अन्यायपूर्ण कानून ही क्यों ना तोड़ना पड़े। और इसका हमेशा एक खास राजनीतिक उद्देश्य होता था। दक्षिण अफ्रीका में यह विकास स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहला कदम जब उन्हें खुद नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। दूसरा कदम, उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाकर भारतीय समुदाय को संगठित किया। तीसरा, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का नया तरीका इनोवेट किया। चौथा, उसे 1913 की खनिकों की हड़ताल जैसे बड़े जन प्रतिरोध में अप्लाई किया। और पांचवा, फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म जैसे आश्रम बनाकर अपने विचारों को एक संस्थागत रूप दिया। अब आते हैं भारत। 1917 से 1918 का दौर भारत में उनके कैलिब्रेटेड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का था। कैलिब्रेटेड मतलब बहुत नपे तुले सोचे समझे प्रयोग। ये कोई रैंडम आंदोलन नहीं थे, ये गांधी द्वारा अपनी दक्षिण अफ्रीकी रणनीतियों का भारतीय जमीन पर एक कंट्रोल टेस्टिंग था। और इसके 3 बड़े उदाहरण हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अब जरा इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके एनालिसिस की जान है। चंपारण में ट्रिगर था तिनकठिया सिस्टम। यहां गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल किया और एक किसान नेता के रूप में स्थापित हो गए। फिर अहमदाबाद में ट्रिगर था मिल मजदूरों का प्लेग बोनस। यहां उन्होंने भूख हड़ताल जैसा नया तरीका अपनाया और साबित किया कि सत्याग्रह मजदूरों के अधिकारों के लिए भी कारगर है। और फिर खेड़ा में जब फसल बर्बाद हुई तो उन्होंने कर न चुकाने का आह्वान किया, जिसने रूरल इंडिया में सत्याग्रह की प्रभावशीलता को मजबूत किया। मतलब हर प्रयोग अलग था और हर प्रयोग ने सत्याग्रह की ताकत को एक नए फील्ड में साबित किया। तो ये जो तीनों सफलताएं थी तो रीजनल, लेकिन इनका महत्व नेशनल था। इन्होंने पूरे देश को सत्याग्रह की ताकत दिखाई और एक अखिल भारतीय आंदोलन के लिए मंच तैयार कर दिया। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। नेशनल लॉन्च से पहले यह साबित हो गया कि यह तरीका काम करता है। और फिर आता है साल 1919, जिसे हम कहते हैं द नेशनलिस्ट रप्चर, यानी राष्ट्रवादी विच्छेद। ये वो वाटरशेड मोमेंट था, वो निर्णायक मोड़ था, जब गांधी की राजनीति छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रयोगों से निकलकर एक राष्ट्रव्यापी जन संघर्ष में बदल गई। ये एक ऐसा ब्रेक था जिसके बाद भारतीय राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। और इस बड़े बदलाव की चिंगारी क्या थी? वो थी राउलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। क्यों? क्योंकि ये सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने की एब्सोल्यूट पावर देता था।
ये सभी नागरिक स्वतंत्रताओं का, सिविल लिबर्टीज का खुला उल्लंघन था और इसने गांधी के पहले अखिल भारतीय सत्याग्रह के लिए जमीन तैयार कर दी। और इसी रॉलेट सत्याग्रह के बीच हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल और मॉरल अर्थक्वेक था। इसने ब्रिटिश न्याय में भारतीयों के विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ दिया। राष्ट्रवादी राजनीति अब और ज्यादा रैडिकल हो गई। गांधी ने भी अब छोटे प्रयोगों को छोड़कर बड़े जन आंदोलनों का रास्ता पकड़ लिया और इस साझे दुख ने एक अजीब तरह की राष्ट्रीय एकता बनाई। और हाँ, इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को भी और मजबूत कर दिया। और यूपीएससी भी इस घटना को बिल्कुल इसी नजरिए से देखता है। स्क्रीन पर देखिए, ये एक टिपिकल मेंस पैटर्न का सवाल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐतिहासिक मोड़ था जिसने ब्रिटेन और भारत के बीच की खाई को अपूरणीय बना दिया। विश्लेषण करें। सवाल साफ दिखाता है कि एग्जामिनर आपसे घटना का ब्यौरा नहीं बल्कि उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पूछ रहा है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी बात पर। मेंस में इस टॉपिक पर एक हाई स्कोरिंग जवाब कैसे लिखें। एक 15 मार्कर उत्तर के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट सेट कीजिए कि ये दौर गांधी की राजनीतिक रणनीति के विकास का दौर था। बॉडी में इस एवोल्यूशन को ट्रेस कीजिए, दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत के क्षेत्रीय प्रयोग और फिर 1919 का राष्ट्रीय आंदोलन। फिर एक एनालिटिकल लेयर जोड़िए, इसमें पुरानी और नई राजनीति के बीच कंटिन्यूटी और चेंज पर चर्चा कीजिए। और अंत में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखिए जो इसके लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस को बताए, लेकिन बिना किसी एग्जैजरेशन के। और हाँ, अपने जवाबों में इन हाई वैल्यू कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें। दक्षिण अफ्रीका को पॉलिटिकल लेबोरेटरी कहें, चंपारण खेड़ा को कैलिब्रेटेड एक्सपेरिमेंट्स बताएं, सत्याग्रह को एक मॉरल पॉलिटिकल वेपन के रूप में पेश करें, 1919 के बाद के बदलाव को पॉलिटिकल रप्चर और जलियांवाला बाग को एक वाटरशेड मोमेंट कहें। ये वो शब्द हैं जो एग्जामिनर को दिखाते हैं कि आपकी समझ गहरी और एनालिटिकल है। चलिए, अब जाते जाते आपके लिए एक थिंकिंग क्वेश्चन, जरा इस पर सोचिएगा। क्या 1919 से पहले का गांधीवादी चरण क्रांतिकारी से ज्यादा प्रयोगात्मक था? डिस्कस। ये सवाल आपको इस विषय की और भी गहरी परतों तक ले जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस विकासवादी चरण को समझना ही की है। ये हमें दिखाता है कि गांधी कोई अचानक प्रकट हुई घटना नहीं थे, बल्कि एक लगातार इवॉल्व हो रहे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे। और GS1 के एक मजबूत विश्लेषण के लिए इसी दृष्टिकोण को अपनाना आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। Are you preparing for civil services? Do you want to ace it? तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।